सीधी बात करती है। चलो मेरे पास हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आश्रम 3 जो अपने बोल्डनेस के साथ साथ बाबा के और भी मॉन्स्टर रूप को हमें दिखाती है, जिसे IMDb पर 7.5 का रेटिंग मिला है, जो कि एक डिसेंट रेटिंग है, यानी सीरीज अच्छी है। और दोस्तों, सीरीज का एंड होते होते सीजन 4 का भी हमें हिंट मिल जाता है। आश्रम 3 जिसमें बाबा निराला की पावर की भूख खत्म ही नहीं हो रही है और अब वो बाबा निराला से भगवान निराला बनने के सफर की तरफ निकल चुका है। और उसे बनाने वाला और कोई नहीं, सोनी आई, जिसने 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है बाबा निराला को भगवान निराला बनाने का। एपिसोड 1 शुरू होता है और हमें हुकुम सिंह को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बाबा निराला से मिलने के लिए आया है ताकि उनके आसपास के विधायकों को जिताने में वो लोग मदद कर सकें। और जैसे ही बाबा निराला इस चीज़ के लिए हाँ करते हैं, वैसे ही हुकुम सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बाबा निराला का कहना यानी जीत की गारंटी। अब बाबा निराला ने किसी को जीत की गारंटी दी है, यानी कोई ना कोई तो हारेगा। करंट CM सुंदरलाल को जैसे ही पता लगता है बाबा को इस कदम के बारे में, वो अपनी CBI ED सभी बाबा की तरफ छोड़ दे और बाबा के खिलाफ जाँच चालू हो जाती है। जब बाबा निराला को लगता है कि उसे जेल हो सकती है, तब वो CM सुंदर सिंह के लिए भी प्रचार करने को राजी हो जाता है। यानी वो अब दोनों ही CM के लिए प्रचार कर रहा है, एक एक्स CM और एक करंट CM। अब जीतेगा कौन, ये हमें आगे पता चलेगा, जिसमें एक बाबा को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा, वहीं दूसरा बाबा के लिए खतरे की घंटी होगा। बाबा निराला के सुंदरलाल के प्रचार करने की वजह से हुकुम सिंह नाराज हो जाता और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर बाबा करना क्या चाहते हैं। तब बाबा निराला हुकुम सिंह को समझाते हैं कि मेरा तंत्र तेरे साथ है, मैं सिर्फ उसके लिए प्रचार कर, यानी बाबा दोनों को ही कठपुतली की तरह नचा रहा था। लेकिन दोस्तों, हुकुम सिंह की किस्मत अच्छी होती है और वो CM का इलेक्शन जीत जाता है। और जीतने के बाद वो सीधा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आता है और बाबा के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, क्योंकि बाबा ने ही उसे जिताया था, वो उसकी जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। बाबा अब अपने आप को CM के तौर पर देख रहा था, क्योंकि बाबा के हाथ में अब पूरी पावर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें पम्मी को भागते हुए दिखाया जाता है, जहां पम्मी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे आश्रम के लोग पकड़ कर ले आते हैं और वापस बाबा निराला के सामने रख देते हैं। बाबा निराला यहाँ पम्मी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लेकिन यहाँ पर पम्मी बोलती है कि बाबा आपने मेरे साथ गलत काम किया है और मैं ये जाकर पब्लिक को चीख कर बता दूँगी। तब बाबा निराला बोलता है कि बेटी भाग कर भी कोशिश कर ले एक बार। जैसे ही पम्मी भागने की कोशिश करती है, वहाँ आश्रम के लोग उसे वापस पकड़ कर ले आते हैं और वापस आकर कालकोठरी में डाल देते। पम्मी को यहाँ कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि बाबा जो कह रहे हैं उस चीज़ को वो मान ले, लेकिन पम्मी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और जो पम्मी को समझाने के लिए आता है, पम्मी उसी की जान ले लेती है और उसे मारने के बाद वहाँ से भाग जाती है। पम्मी की किस्मत इस बार पम्मी का साथ देती है और पम्मी इस बार फाइनली भागने में कामयाब हो जाती है और वो भाग रही है अक्की के साथ, जो कि हमें दोस्तों एक रिपोर्टर के तौर पर दिखाया था। अक्की उस पम्मी को बाइक पर लेकर भाग रहा है, वहीं भोपा सिंह और उसके साथी यहाँ पम्मी का पीछा कर रहे हैं, क्या कि पम्मी को वहीं मारकर ठिकाने लगाया जा सके। भोपा सिंह के टायर में गोली मारने की वजह से बाइक वहीं गिर जाती है और यहाँ पर पम्मी जंगल की तरफ भागने की कोशिश करती है। उससे पहले वो अक्की को देखती है, जो रोड पर ही पड़ा होता है और उसके मुँह से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती, यानी अक्की बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और पम्मी यहाँ अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है और आगे भाग रही होती है। वहाँ भोपा सिंह के साथी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और फाइनली वो पम्मी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, यानी पम्मी उनके हाथ में लग जाती है और अब भोपा सिंह अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और पम्मी भी ने भी कसम खाई थी कि जब तक बाबा का नाम और निशान नहीं मिटा दूंगी तब तक सांस नहीं लूँगी। यहाँ पम्मी भोपा को चैलेंज करती है कि अगर तेरे में दम है तो मेरे से अकेले आ। लेकिन भोपा तो भोपा है, वो कुछ भी नहीं सुनता और वो सीधे जाके चाकू पम्मी को मार दे, जिसके बाद पम्मी की आंखें खुलती है। हाँ दोस्तों, ये पम्मी सपना देख रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पम्मी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। वो भी अक्की के साथ भागी हुई है और अक्की उसका पूरी तरह से ध्यान। अब जब बाबा निराला ने किसी को स्टेट का CM बनाया, तो CM की भी जिम्मेदारी है कि वो बाबा के लिए कुछ करे और बाबा के लिए वो वही करता है। उसने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक महल दिया बाबा को गिफ्ट में, और वो भी दोस्तों 999 साल की लीज पर, और ये उसे बाबा को एक गिफ्ट के तौर पर ये देता है। और बाबा आकर इस चीज़ का मुआयना करता है और बाबा देखता है महल बहुत ही आलीशान है और अब वो यहीं पर अपना आश्रम बनाने। हुकुम सिंह के CM बनने की वजह से बाबा के पास पैसा, पावर और आश्रम भी आ चुका था, लेकिन कुछ चीज़ थी जो बाबा अभी भी मिस कर रहा था और वो कोई और नहीं, पम्मी, जिसका नाम आते ही बाबा दिमाग से नहीं कहीं और से सोचना शुरू कर देता है, यानी बाबा की ठरक बढ़ती ही जा रही है।
स्टेट में बाबा की सरकार होने की वजह से पुलिस भी अब बाबा के लिए काम करने लगी थी। अब वो पम्मी को ढूंढने के लिए जगह जगह पर्चे बांट रहे हैं ताकि पम्मी को जल्दी से जल्दी पकड़कर आश्रम पहुंचाया जा सके। पम्मी किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो रही है और वो किसी न किसी तरीके से उस जगह से पहले निकल जाती है जहाँ बाबा के लोग पहुँचने वाले हो। लेकिन ये किस्मत उसका कब तक साथ देगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। पुलिस को एक CCTV फुटेज से पता लगता है कि पम्मी और अक्की कहाँ पर है, जहाँ पर आसपास में ही आश्रम के किसी आदमी को बोला जाता है वहाँ पर पम्मी को ढूंढने के लिए। और सेवादार यहाँ रात को यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा है ताकि पम्मी को यहाँ से जल्दी से जल्दी निकाला जा सके और लोगों को बोल रहा है कि जो ढूंढकर पम्मी को लेकर आएगा बाबा उसे अपना विशेष आशीर्वाद देंगे। और जैसे ही ये बात पम्मी और अक्की को पता लगती है वो लोग वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। ये लोग रोज़ ही अपना रास्ता बदल रहे हैं और हर दिन किसी नई जगह पर आकर रहने लगते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए बाबा का कितना खौफ है। पम्मी बोलती है कि मैं बाबा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बाबा निराला जो पम्मी को पाने के लिए पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर वो भोपा स्वामी को बोलता है कि मुझे पम्मी हर हाल में चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं। बाबा निराला ने अपने आश्रम को एक महल के अंदर बनाया था, इसीलिए सभी लोग उसे बधाइयाँ देने के लिए आ रहे थे और यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से उसके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे थे। जहाँ दहिया फैमिली उसके लिए कुछ गोल्ड की चीजें लेकर आई। दहिया फैमिली जो यहाँ अपनी बेटी के साथ आए हैं और बेटी यहाँ पर दोस्तों हमें एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पर दिखाया गया जिससे कंट्रोल नहीं हो रहा और वो भागकर जाकर लड्डू खाने लगी। मिसेस दहिया जैसे ही अपनी बेटी कोमल को ये करते हुए देखते हैं तो वो जाकर उसे रोकते हैं और वो अपनी बेटी को आकर वापस वहीं जगह पर ले आते हैं जहाँ वो भोपा स्वामी से बोलते हैं कि किसी तरीके से बाबा का हाथ मेरी बेटी के ऊपर से रखवा दो ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। यहाँ पर सविता माँ उसे बोलती है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं बाबा का टाइम लेकर आपको बता दूंगी और कोमल को कब लाना है वो भी। लेकिन कोमल बोलती है कि मुझे इस आश्रम से नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। साध्वी माता मिसेस दहिया को यकीन दिलाते हैं कि आपकी बेटी कोमल का यहाँ पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, जिसके बाद कोमल को वहीं छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुंदरलाल की पार्टी को छोड़कर आए दिलावर जिन्होंने हुकुम सिंह की पार्टी ज्वाइन करी और अब वो एक MLA बन गए। यहाँ पर रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम तो मंत्री की लिस्ट में ही नहीं है। तब यहाँ पर दिलावर बोलता है कि वेट करिए, कुछ दिनों में आ जाएगा। हुकुम सिंह का CM बने हुए 1 महीना हो गया और अभी तक कैबिनेट उनकी फाइनल नहीं हुई। हुकुम सिंह भोपा स्वामी से बोलता है कि जल्दी से जल्दी मेरी कैबिनेट बनाने में मेरी मदद करें, लेकिन भोपा स्वामी अपनी जेब से पर्चा निकालता है और बोलता है कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो इसके हिसाब चलना होगा, जिसमें लोएस्ट प्राइस मिनिस्टर बनने के लिए 35 करोड़ यानी CM सुंदर सिंह यहाँ बाबा निराला की कठपुतली सरकार बन गया था। कठपुतली सरकार होने की वजह से एक्स CM सुंदरलाल को मौका मिल जाता है और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगता है और बोलता है कि करंट CM नहीं है, CM वो बाबा है जो यहाँ पर उसके पीछे से पूरी सरकार चला रहा है। हुकुम सिंह कुछ और नहीं, बाबा का घंटा है जिसे घंटा बजाने के लिए रखा हुआ है। हुकुम सिंह ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। रोज भूखे प्यासे रहने की वजह से पम्मी की हालत खराब होने लगती है और दोस्तों उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जिस भी हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाएगी वो कहीं ना कहीं बाबा का भक्ति होगा। अक्की अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है और यहाँ पर उसके ऊपर पट्टियाँ भी चढ़ा रहा है ताकि उसका बुखार किसी तरीके से कम हो। लेकिन जब पम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है, अक्की एक आइडिया निकालता है और पम्मी को लेकर अपना वेश बदलकर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। डॉक्टर यहाँ देखता है पम्मी को कि पम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो यहाँ पम्मी को बोतल चढ़ाने के लिए बोल देता है। साथ ही अक्की को भी डांटता है कि तुम आज तक इस लड़की को लेकर कहाँ घूम रहे थे, इसे इतनी जल्दी मेरे पास क्यों नहीं लेके आया। यानी पम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ डॉक्टर ने अपनी फीस ले ली थी और अक्की को बाहर दवाई लेने के लिए भेज दिया था। अक्की के पास कैश ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो अपना ATM यूज़ करता है और जैसे ही वो अपना ATM यूज़ करता है उसकी रिपोर्ट यहाँ बैंक में पहुँच जाती है और बैंक वाले सीधे पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और अक्की की लोकेशन यहाँ ट्रेस हो जाती है। इतने दिनों से भूखे प्यासे और अकेले घूमने की वजह से अक्की के पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि पम्मी के इलाज में बहुत सा पैसा खर्च हो रहा था। पम्मी के इलाज की वजह से ही यहाँ से डॉक्टर नताशा से पैसे मांगता है और बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर देना। यहाँ पर नताशा उसे बोलती है कि अगर तुमने अपना ATM यूज़ किया तो तुमने बहुत ही गलती की है, क्योंकि तुम उससे लोकेशन से ट्रेस हो सकते हो। अक्की को ये बात समझ में आ जाती है और वो जल्दी से जाता है अपने
डॉक्टर के पास और वहाँ से पम्मी को लेकर निकल जाता है। और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जब आकर पुलिस देखती है मेडिकल पे तो वही होता है जिसका पुलिस वेट कर रही है। डॉक्टर नताशा की समझदारी की वजह से पम्मी एक बार फिर से बच जाती है और वो भागने में कामयाब हो जाती है। और पुलिस जब आकर डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, वो बुरखे से ढका हुआ था। पुलिस यहाँ पर आकर भोपा स्वामी को इन्फॉर्म करती है कि वो लोग यहाँ से भाग गए जो बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में थे, यानी कि वो किसी तरीके से पम्मी बीमार है और उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सकता है। बाबा निराला को जब लगता है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होगा तब वो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि पम्मी के खिलाफ अनाउंस किया जाए कि वो अपने भाई और फादर को मारकर भागी हुई है और उनका क्रियाक्रम यहाँ आश्रम की निगरानी में कल किया जाएगा, जहाँ पम्मी ज़रूर आएगी और उसे आना ही होगा। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 1 यहीं डी एंड हो जाता है, जिसमें दोस्तों एपिसोड 2 में देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि पम्मी अपने फादर और भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए आती है या नहीं। 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। दवाई लेने के बाद पम्मी की तबीयत ठीक हो जाती है और दोस्तों वो लोग अपने आप को इस लोकेशन से चेंज कर कहीं और जा रहे होते हैं। वहीं भोपा स्वामी टीवी में इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है कि यहाँ पर पम्मी अपने भाई और फादर को मारकर भागी हुई है, ऐसे बच्चे को समाज से दूर रखना चाहिए। वहीं पम्मी देखती है न्यूज़ में उसके फादर के अंतिम संस्कार किया जा रहा है और भोपा स्वामी उसके बारे में बोल रहा है। अंतिम संस्कार यहाँ आश्रम की निगरानी में किया जाएगा और वहाँ पर पम्मी ज़रूर जाएगी और वो इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है। पुलिस इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और वो पम्मी को हर हालत में पकड़ कर ही रहेगी और सभी को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि इस लोकेशन पर पम्मी ज़रूर रहेगी। पम्मी अपने साथी अक्की के साथ एक भिखारी का रूप लेकर वहां आ जाती है, जहां उसकी भाभी अपने हस्बैंड को अंतिम क्रिया के रूप में देख रही है। पम्मी जिसकी मदद चल नहीं सकती हैं, वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड की अंतिम क्रिया में वहां पहुंची हुई। दोनों की बॉडी को आग लगा दी जाती है और ये दोस्तों बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, जहाँ नताशा भी उसे देख रही है और दूसरी तरफ उजागर भी टीवी में देख रहा है। उसे शक हो रहा है कि पम्मी वहाँ पर ज़रूर आई होगी, तब वो वहाँ पर अपने एक साथी को फ़ोन लगाता है। उजागर उससे पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या पम्मी भी वहाँ पर है, तब उजागर बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है, अगर होती तो पुलिस पकड़ लेती। पम्मी अपने भाई और फादर को याद करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। तभी अचानक से यहाँ पर अक्की का फ़ोन बजता। अक्की का फ़ोन गलती से चालू हो गया था, जिसके पास फ़ोन आया है उजागर। अक्की तुरंत ही फ़ोन काट देता और काट कर जेब में वापस रख लेता है। जिसके बाद दोस्तों पुलिस को वो लोकेशन मिल जाती है और पुलिस को पता लग जाता है कि अक्की और पम्मी यहाँ पर आए हुए थे। पुलिस की गाड़ियाँ वापस वहाँ पर लोकेशन पर ताकि इन लोगों को ढूंढा जा सके और जैसे ही इन लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पर पम्मी को पकड़ने के लिए पुलिस वापस आ रही है और पम्मी और अक्की यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उजागर का साथी उजागर को इन्फॉर्म करता है कि शायद ये लोग यही हैं क्योंकि गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। जैसे ही पम्मी और अक्की को पता लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और पुलिस भी उनका पीछा कर रही होती है, जिसमें ये लोग बोट में जाकर छुप जाते हैं और बोट के अंदर अपने आप को किसी तरीके से छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस सब जगह देखती है और बोट में नहीं ढूंढती क्योंकि बोट वहाँ से निकल चुकी थी। इसके बाद पुलिस यहाँ पर भोपा स्वामी और पुलिस अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो लोग यहाँ से भाग गए, यानी पम्मी एक बार दोबारा से पुलिस को चकमा दे गई। अक्की उजागर को फ़ोन लगाता है और उजागर से पूछता है कि क्या आपने ही फ़ोन किया था दूसरे नंबर से। तब उजागर बोलता है कि मैंने दूसरे नंबर से फ़ोन नहीं किया था, मैं अपने नंबर से कर रहा था जिसे तूने उठाया नहीं। दोस्तों ये फ़ोन कोई और नहीं भोपा स्वामी ही कर रहा था। भोपा स्वामी यहाँ पर फ़ोन लगाता है और यहाँ पर अक्की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्की सोचता है कि ये अननोन नंबर से किसका फ़ोन आता है और वो वापस आकर ये फ़ोन पम्मी को दे देता है। जिसके बाद पम्मी फ़ोन पर बात करती है और भोपा स्वामी की आवाज़ सुनती है। भोपा स्वामी या पम्मी से बोलता है रुकने के लिए कि आश्रम आ जा, तेरा यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर पम्मी उसे गाली देती है और बोलती है कि मैं बाबा निराला को नंगा कर कर ही छोड़ूंगी। अक्की पम्मी से लेकर फ़ोन को पानी के अंदर फेंक देता है और उसके बाद फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है। पुलिस उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ फ़ोन को लास्ट टाइम देखा गया था और पुलिस वहाँ पर एक बोट को देखती है जिसमें दोस्तों बोट की तरफ निशाना लगाया जाता है और सभी बोट की तरफ शूट करते हैं, जिसमें दोस्तों बोट के अंदर से कुछ पटाखे से चलने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को लगता है कि बोट के अंदर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोस्तों वहाँ कोई भी नहीं होता और बोट पूरी तरह से खाली हो। पम्मी ने पुलिस को उल्लू बना दिया था और उनके हाथ में लगा बाबा जी का ठुल्लू। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का बदला कोई और नहीं, बाबा अपने ही लोगों से लेता और यहाँ पर माइकल को एक थप्पड़ मारा जाता है। और ये थप्पड़ इसलिए मारा जाता है क्योंकि माइकल ने यहाँ पर उन पुलिस वालों को नहीं रोका जो पम्मी के ऊपर गोली चला रहे थे। बाबा का यहाँ पर पम्मी को लेकर इतना दीवानापन था कि वो बाबा पम्मी के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और साथ में भोपा स्वामी को भी बहुत भला बुरा सुनाया जाता है।
बार बार पम्मी को पकड़ने में फेल होने की वजह से बाबा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आश्रम से निकल जाता है अकेला। जैसे बोपा स्वामी बोलता है अपने साथियों को कि बाबा का पीछा करो, बाबा कहाँ पर जा रहा है। बाबा कहीं और नहीं, अपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट भक्त के यहाँ पर जा रहे हैं जिसके फार्म हाउस में जाकर वो रुकने वाले हैं। उससे पहले यहाँ साध्वी माता यहाँ पर दहिया को फ़ोन लगाती है कि उनकी बेटी का मिलने का टाइम आ गया और वो मिलने के लिए बाबा के पास उनकी बेटी को लेकर जा रहे हैं। सकारिया को जैसे पता लगता है कि उनके फार्म हाउस पर बाबा आने वाले हैं तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बाबा के रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि बाबा को किसी भी तरीके की परेशानी न। बाबा जैसे ही फार्म हाउस में पहुँचते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है और उनके रूम को पहले से रेडी कर दिया गया। वहीं साध्वी माता कोमल को लेकर आ रहे हैं ताकि बाबा के थ्रू उसका उपचार किया जा सके और उपचार के रूप में क्या होगा ये सबको ही पता है। यहाँ पर दोस्तों कोमल और उसके मदर और फादर आश्रम में पहुंचते हैं। तब कोमल के बारे में बताया जाता है कि कोमल को यहाँ पर एक फार्म हाउस में लेकर जाया जाए जहाँ बाबा उसका उपचार करेंगे और यहाँ पर दहिया और उसकी वाइफ को वहीं आश्रम में वेट करने के लिए बोल दिया जाता। कोमल को यहाँ पर रूम में तैयार करके लेकर आया जा रहा है और साध्वी माता उसे बाबा निराला के पास लेकर जाती है और बाबा निराला जैसे ही यहाँ पर कोमल को देखता है तो उसकी आंखों में चमक वापस लौट आई क्योंकि बाबा को जैसा अपने हवस मिटाने के लिए लड़की चाहिए थी वैसी लड़की उसे अब मिल गई थी। बाबा कोमल को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। जिसके बाद दोस्तों बाबा उसे गलत तरीके से छूता है और दोस्तों उसके साथ वही करता है जो दोस्तों एक हवस का शिकारी करता है। वहीं दूसरी तरफ आश्रम में रुके हुए दहिया और उसकी वाइफ को टेंशन हो रही होती है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है। यहाँ एक सेवादार आता है और बोलता है कि गेस्ट रूम में जाकर आप लोग वेट कर सकते हो, लेकिन मदर बोलती है कि मैं यहीं पर बाबा की पूजा करूंगी और मुझे यहीं रुकने दो। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमें यहाँ पर कोमल को बाहर आते हुए देख सकते हैं जिसकी हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। न जाने उसके साथ बाबा ने क्या किया है और बाबा ने यहाँ पर कोमल को जिंदा लाश के तौर पर बना दिया है। यहाँ पर साध्वी माता अपने साथ कोमल को लेकर आती है और बोलती है कि कोमल का उपचार बहुत ही अच्छा रहा जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, जिसके ऊपर एक काला साया है जो उसे निकलने इस चीज़ से नहीं दे रहा है और जल्दी ही बाबा कोमल को दोबारा से उपचार के लिए बुलाएंगे। जैसे ही इस चीज़ का मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मैं आप लोगों को बता दूँ। जिसके बाद दहिया और उसकी वाइफ यहाँ पर बाबा के आगे झुकते हैं और जय बोलते हैं बाबा की, लेकिन दोस्तों कोमल को बाबा का सच पता लग गया था और वो बाबा को यहाँ पर घूरती ही रहती है। बाबा निराला एक फूल सी बच्ची को अपना हवस का शिकार बनाकर लौटा था जिसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे दोस्तों आरती की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक संगीता नाम की लड़की यहाँ पर आश्रम के बाहर आती है और बोलती है कि मुझे मेरे भाई से मिलना है। यहाँ पर उसके फादर भी उसके साथ आए हुए हैं, लेकिन गार्ड बोलता है कि तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, मैं फ़ोन करता हूँ, अगर वो लोग वहाँ से संदीप को तुम्हारे भाई को भेज देते हैं तो अच्छा रहेगा। संदीप को यहाँ पर बुलाने के लिए बोला जाता है, लेकिन दोस्तों संदीप कहाँ आने वाला है, वो तो नशे में धुत है। यहाँ पर साध्वी बोलती है कि संदीप आने से मना कर रहा है, वो कुछ ध्यान में है, उसे अभी नहीं आ पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर संगीता बोलती है कि हम दोनों को अंदर जाने दिया जाए, लेकिन गार्ड उन्हें नहीं जाने देता क्योंकि संदीप बहुत ही ज़्यादा नशे में, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस भोपा स्वामी को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है और बोलती है अक्की ने जिस फ़ोन को पानी के अंदर फेंका था वो हमें मिल चुका है और उसमें लास्ट डायल किसी और का नहीं, उजागर का ही। भोपा स्वामी बोलता है कि उजागर को कुछ मत बताना, उसका नंबर ट्रेस करते रहो ताकि दोबारा अगर पम्मी का फ़ोन आए तो हम उसे ट्रेस कर सकें। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वही करता है और उन लोगों को बोल देता है कि यहाँ पर उजागर के हर फ़ोन को ट्रेस किया जाए। वहीं दोस्तों संगीता को हम देखते हैं जिसकी आश्रम में किसी ने भी नहीं सुनी, वो यहाँ पर उजागर के पास आई हुई है ताकि उजागर उसके केस को किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करे और उसके भाई संदीप को आश्रम से जल्दी निकलवाने में उसकी मदद करे ताकि संदीप जिसकी मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है उन्हें वो देख सके। नेक्स्ट सीन में हमें सचिवालय को दिखाया जाता है जहां दिलावर अपने सीएम से मिलने के लिए आया है। बोलता है कि आपने मुझे टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया इसलिए मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूं और वो बोलता है कि अगर जिसको जो मंत्रालय चाहिए अगर वो उसको नहीं मिलता तो इसी तरीके के कपड़े आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ दिलावर को चाहिए था फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकिन उसे दिया गया टेक्सटाइल। सीएम हुकुम सिंह बोलता है कि अगर तुम्हें रेवेन्यू मिनिस्ट्री चाहिए तो तुम्हें उसके लिए 75 दिन होंगे। तब दिलावर बोलता है कि 75 लाख, कहता नहीं 75 करोड़। और ये सुनते ही दिलावर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पम्मी को ना पकड़े जाने की वजह से भोपा स्वामी से यहाँ पर बाबा निराला नाराज है, इसलिए उसने परचेजिंग के लिए जिम्मेदारी दे दी है बबीता को। अब जो भी परचेजिंग होगी वो बबीता की जिम्मेदारी में ही होगी ताकि बबीता का कद और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। भोपा स्वामी बाबा की नज़रों में बहुत ही नीचे गिर चुका था।
यहाँ पर दोस्तों भोपा स्वामी से मिलने के लिए दिलावर आता है और बोलता है कि मेरे साथ 10 विधायक हैं और अगर 10 विधायकों को रोकने में मैं कामयाब नहीं होता हूँ तो सरकार गिर जाएगी। भोपा स्वामी बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, सभी लोग हमारे साथ हैं और तुम्हें जो मिनिस्ट्री दी गई है तुम वही डिज़र्व करते हो। जिसके बाद यहाँ पर उसे बबीता समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि जब बड़े बड़े हाईवे से काम ना बने तो छोटी मोटी सड़कों को पकड़ लेना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर बबीता से समझाती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें रेवेन्यू मिनिस्टर बना सकती हूँ। और यहाँ पर दिलावर समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके लिए उसे क्या करना होगा। तब यहाँ पर बबीता बोलती है कि उसे उसका 50% चाहिए होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दहिया बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपनी वाइफ को बोलता है कि उसे 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन उसकी बेटी अभी भी उदास है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसकी बेटी के साथ बाबा ने उस दिन किया क्या था। जिसके बाद वो बाबा के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बेटी बोलती है कि बाबा ने मेरे साथ गंदा काम किया। आश्रम की वजह से मिस्टर दहिया को 250 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए वो आश्रम पे चाहकर भी शक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा करना भी चाहे तो बाबा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और वो अपनी बेटी को ही ब्लेम करता है कि बेटी कुछ भी नहीं, ये तेरे सिर्फ ड्रग्स का ही असर है। मिस्टर दहिया और मिसेस दहिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। यहाँ पर दोस्तों मिसेस दहिया मिस्टर दहिया को बोलती है कि कहीं ना कहीं बाबा ने उसके साथ कुछ गलत काम किया है, लेकिन मिस्टर दहिया बोलता है कि 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी आश्रम की वजह से मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिसेस दहिया बोलती है तब कि उस 250 करोड़ का रुपए का क्या करोगे जब तुम्हारी बेटी ही ठीक नहीं रहेगी। और एपिसोड 2 यही डी एंड हो जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर दहिया फैमिली को बाबा का सच पता लग पाएगा या नहीं और कोमल की लाइफ ठीक हो पाएगी या नहीं। इसके एपिसोड नंबर 3 बिल्कुल भी देखना ना भूलें। दोस्तों एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू में हमें दोस्तों संगीता की मदर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे संदीप से मिलने के लिए तड़प रही है और जाने से पहले अपने बेटे से एक बार मिलना चाहती है। संगीता के फादर यहाँ पर देख रहे हैं अपनी वाइफ को कि किस तरह उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दिन पे दिन खराब होती जा रही है। संगीता किसी तरीके से उनका ध्यान रख रही है। वहीं दूसरी तरफ आश्रम में दोस्तों बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और बाबा यहाँ पर सभी लोगों को सद्बुद्धि की बातें सिखा रहा है और यहाँ पर संदीप भी आया हुआ है और संदीप की हालत थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब हो रही है। बाबा संदीप की तरफ देखता है और संदीप देखते ही देखते दोस्तों वहाँ पर तड़प तड़प कर उसकी जान वहीं चली जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके पास आकर देखता है तो यहाँ पर कंफर्म कर देता है कि इसकी डेथ हो गई। और डेथ का दोस्तों रीज़न कुछ और नहीं, नशे की वजह से ही था, जिसको दोस्तों हार्ट अटैक हो गया था नशे की ओवरडोज की वजह से। संदीप की ये हालत देखकर बाबा को भी थोड़ा सा ट्रॉमा होता है और बाबा को समझ नहीं आता कि आखिर ये इतनी जल्दी इसके साथ हुआ क्या है। लेकिन बाबा की मरती हुई इमेज को यहाँ पर बढ़ाने के लिए दोस्तों ये लोग एक और चाल चलते हैं और बोल देते हैं कि बाबा के चरणों तले इसकी डेथ हो गई, यानी इसे मोक्ष यहीं मिल गया। और सभी लोग बाबा की जय जयकार करने लगते हैं ताकि बाबा की इमेज किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। और साथ में ही बाबा को लेकर किसी और रूम में लेकर चले जाते हैं ताकि बाबा को इन सब चीज़ों से निकाला जा सके। और जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो दोस्तों पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक ही रिपोर्ट में अपने जवान बेटे की मौत के बाद संगीता के फादर टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए आश्रम को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जिसके बाद आश्रम के बाहर भीड़ लगने लगती है और यहाँ पर संदीप और संगीता के साथ के सभी लोग उनके जानने वाले यहाँ पर गेट पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं बाबा को इस नशे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसकी वजह से संदीप की जान गई। बाबा यहाँ पर बोलता है कि हुकुम सिंह को बुलाओ और उसके साथी हैं ये सभी लोग उसी की कौम वाले हैं और उसको बातें सुनकर ये यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद सीएम हुकुम सिंह आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर तुम हमारे साथ हो तो हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाओ इस पाखंडी बाबा को यहाँ से निकालने के लिए ताकि इसे जेल में पहुँचाया जा सके। जिसके बाद भोपा स्वामी आता है और बोलता है कि जो घर के लोग हैं वो बाबा से जाकर मिल सकते हैं, लेकिन वही लोग मिलेंगे जो सिर्फ खास घर के हैं और कोई भी नहीं। जिसके बाद संगीता और उसके फादर को अंदर लेकर जाया जाता है और उन्हें दोस्तों कुछ और नहीं एक पैसे की मोटी रकम दिखाई जाती है ताकि उनके बेटे के तौर पर उसे एज ए कंपनसेशन दिया जा सके। जिसके बाद बाबा समझाने की कोशिश करता है कि जो चला गया वो चला गया, अब वो लौट कर नहीं आने वाला। वो मेरा परम भक्त था, उसने अपना देह त्याग दी है और अब तुम अगर अपने आप को अच्छी तरीके से रखना चाहते हो तो ये चीज़ ले लो और इस प्रसाद का सेवन करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिताओ। यानी बाबा एक तरीके से इन्हें पैसा देकर खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब बाबा निराला को लगता है ये लोग इस पैसे से भी नहीं मानने वाले हैं, उसके बाद बाबा निराला अपनी आखिरी चाल चलता है और संगीता को यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्रमोट करने के लिए सारे खर्चे की रकम खुद ही उठाने की जिम्मेदारी ले लेता है ताकि रेसलिंग में जो भी खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी आश्रम उठाएगा।
जिसके बाद दोनों लोग वहाँ से चले जाते। बबीता से मिलने के लिए दिलावर सिंह आता है और बोलता है कि मेरे साथ 3-4 लोग और हैं, वो भी मिनिस्ट्री में पैसा देना चाहते हैं, सभी तुम्हें 50% देंगे और मैं भी तुम्हें 50% दूंगा। जिसके बाद दोस्तों बबीता यहाँ पर यकीन दिलाती है कि तुम्हें वो मिनिस्ट्री मिल जाएगी जो तुम्हें मिनिस्ट्री चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और तुम्हें अपना एक इस्तीफ़ा लिख के देना होगा, जिसे अगर तुम पलटते हो तो मैं उसे गवर्नर को दे दूंगी। यानी दोस्तों यहाँ पर बबीता सभी को मिनिस्टर तो बना देगी और पैसे का अरेंजमेंट भी कर लेगी, लेकिन उसे सभी में 50% की भागीदारी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एयर इंडिया की फ़्लाइट को, और एयर इंडिया की फ़्लाइट पे कोई और नहीं, यहाँ पर बबीता का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम पवन था, जो कि बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसके पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए वो इंडिया से बाहर चला गया था। लेकिन यहाँ पर अब बबीता उसका फ़ायदा उठाना चाहती है और उससे मिलने के लिए एक होटल के अंदर जाती है। जिसके बाद वहाँ पर ये दोनों लोग अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बबीता यहाँ पर अपना पूरा प्लान समझाती है यहाँ पर पवन को और बोलते हैं कि अगर तुम्हें मिनिस्ट्री में किसी की हेल्प चाहिए तो तुम मेरे से बोल सकते हो, सभी मिनिस्टर मेरे इशारे पे काम करने वाले हैं, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक अच्छी मोटी खासी रकम खर्च करनी होगी जिसका प्राइस है 240 करोड़। पवन इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल के साथ साथ रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी आने वाली है, यानी अब वो पवन अपने सारे काम करवा सकता है, जिसके थ्रू वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। इस डील के बाद बबीता का कद आश्रम में और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो पहले से भी ज़्यादा जिम्मेदार हो गई, क्योंकि भोपा स्वामी ने वो डील नहीं क्रैक कर पाई जो बबीता ने क्रैक कर ली। उसने बाबा निराला की उम्मीद से भी ज़्यादा मिनिस्ट्री को बेच दिया था। पम्मी को बाहर निकालने के लिए आश्रम एक आखिरी चाल चलता है और यहाँ पर पम्मी के गांव के लोगों को परेशान किया जाता है और उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल के अंदर डाला जा रहा है ताकि उन्हें मारकर पम्मी को बुलाया जा सके। पम्मी उन्हें आखिर बचाने के लिए फाइनली ज़रूर आएगी, क्योंकि वो उसके गाँव के ही लोग जिन्हें जेल में बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता है और इतना टॉर्चर किया जाता है कि कोई भी आदमी, नॉर्मल इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पम्मी को जब ये बात पता लगती है तो उसे लगता है कि मेरे गाँव के लोगों को जान से मार दिया जाएगा और मुझे अब सामने आना ही होगा। लेकिन अक्की उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे सामने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब दोनों लोग सो रहे होते हैं तब पम्मी मौका देखकर बाइक लेकर निकल जाती है गांव के लिए और गांव में पहुंचकर दोस्तों वो वही काम करती है जो उसे करना था। वो अपने घर के अंदर जाती है और अपने फैमिली के फुटेज देखकर थोड़ा इमोशनल होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो सरेंडर करने के लिए आई है ताकि अपने गांव के लोगों की जान बचा सके। लेकिन दोस्तों तभी देखते हैं हम पीछे से बाहर से एक पुलिस वाला आ जाता है और यहाँ पर पम्मी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पम्मी बोलती है कि मैं भागने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्ही लोगों के पास सरेंडर करने के लिए आई। पम्मी गांव वालों के सामने अपनी बात रखती है और बोलती है कि मेरे गुनाहों की सज़ा आप लोगों को नहीं मिलेगी और मैं उस बाबा को एक्सपोज करके ही छोड़ूंगी। मेरी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन गाँव वाले भी कहीं ना कहीं पम्मी का साथ देने के लिए तैयार थे और वो पुलिस से भी लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे ताकि पम्मी इस बाबा को नंगा कर सके दुनिया के सामने। जिसके बाद पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है पम्मी को, लेकिन यहाँ पर गांव वाले पम्मी की हेल्प करते हैं और पुलिस को रोक लेते हैं और पम्मी वहाँ से भागने में दोबारा कामयाब हो जाती है। और पम्मी को जाने से पहले गाँव वाले कुछ और नहीं एक गन देते हैं ताकि बाबा जब उसे मिले तो वो उसे वहीं जान से मार दे। जिसके बाद पम्मी वापस आ जाती है और वो चाबी को वहीं वापस रख देती है। पम्मी के पास अब गन आ चुकी है, जिसके साथ वो सेल्फ डिफेंस के साथ साथ बाबा से कभी भी बदला ले सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिसर उजागर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर देखता है जंगल में एक डील की जा रही है और एक पौधे को दिखाया जाता है। एक नशे वाला पौधा होता है दोस्तों, जो यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रेश है, जो 97% फ्रेश है बाकी अदर देशों के अलावा। यानी दोस्तों ये पौधा बहुत ही रेयर पाया जाता है और यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है भोपा स्वामी को ये बहुत ही रेयर कंट्रीज़ में होता है ऐसा, और हमारे पास जो नशा है वो देश में कहीं पर भी नहीं होगा। और टिंका सिंह बोलता है कि अगर ये डील हो जाती है तो हम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे और दुनिया में जहाँ पर भी कोई भी नशा होगा तो सिर्फ हमारा ही नशा होगा। भोपा सिंह को यह बात समझ में आ जाती है और उसे वेरीफाई करने के लिए कोई और नहीं, विदेश के डॉक्टर भी कंफर्म कर देते हैं कि ये नशा ऐसा कभी भी उसने आज तक नहीं देखा। कहानी में आगे एक जगह पर गाड़ियों में लाद कर कुछ दोस्तों मूर्ति लेकर आई जा रही हैं और एक जगह पर रख दी जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर बाबा देखता है और बाबा को दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ अनमोल धरोहर पाई गई हैं जो हमारे पूर्वजों की निशानी हो सकती है। और बाबा को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये पूर्वजों की निशानी कई सालों के बाद निकली हैं और ये आश्रम की ही जगह है और जो आश्रम को सौंप दी जाए। इसके बाद अगले दिन बाबा निराला वहाँ जाते हैं और अपने लोगों की यहाँ पर हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों की ये चिन्ह जो हमारे लिए छोड़ गए हैं, उन्हें पता था कि हम कई सालों के बाद आएंगे और अब ये ज़मीन आश्रम को दे दी जाए। जिसके बाद दोस्तों 6413 एकड़ आश्रम को अलॉट कर दी जाती है।
और अब इस पे बाबा क्या करने वाला है दोस्तों, ये हमें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब इसमें एक स्वर्गलोक बनने वाला है। सुंदरलाल स्वर्गलोक की बातें सुनकर हंसने लगता है और बोलता है ऐसे पाखंडी बाबा को बाहर निकालना चाहिए और जेल के अंदर डालना चाहिए, जो दोस्तों गलत काम करता है और गलत तरीके से लोगों को यहाँ पर इलेक्शन में मदद करता है। और पूछता है साथ में जंगल के लोगों ने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया। वहीं कोमल अपने मेंटल ट्रॉमा से निकलने की कोशिश की जा रही है, जिसका आज बर्थडे है और उसकी मदर और उसके फादर अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, ताकि कोमल सभी पुरानी बातें भूलकर नई लाइफ को शुरू कर सके। और केक वो काटने वाली होती है, तभी अचानक से दोस्तों वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है ताकि उसकी हालत पर डॉक्टर देख सकें कि आखिर उसे हुआ क्या है। डॉक्टर उसे देखते हैं और बोलते हैं कि इसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और इसे कुछ ही तरीके से टॉर्चर किया गया, जैसे मेंटल ट्रॉमा से अभी तक ये निकल नहीं पाई है। डॉक्टर की ये बात बोलने के बाद दोस्तों मिस्टर दहिया भी पूरी तरह से कन्विंस हो चुका था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत काम हुआ है और अब वो अपनी पत्नी का साथ देने वाला है, ताकि वो अपनी बेटी की लड़ाई लड़ सके और आश्रम को पूरी तरह से तहस और नहस कर सके, ताकि बाबा निराला को जेल भेजा जा सके। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं डी एंड हो जाता है, जिसमें एपिसोड 4 में देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर बाबा के साथ हुआ क्या और यहाँ पर दहिया को इंसाफ मिला या नहीं, और कोमल के साथ आखिर बाबा ने किया क्या था, यह भी हमें एपिसोड 4 में देखने को मिलने वाला है। एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। काशीपुर थाने को दिखाया जाता है, जहाँ बाबा निराला के कुकर्मों की सज़ा लिखवाने के लिए यहाँ पर दहिया की वाइफ और उसकी बेटी कोमल यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि बाबा को उसकी सज़ा मिल सके। लेकिन पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी कंप्लेंट लिख सकते हैं, जब उस चीज़ का कंफर्मेशन हो जाएगा तब हम बाबा पे FIR कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर दहिया अपनी वाइफ को फ़ोन करके पूछ रहा है सब कुछ ठीक है ना। यानी दोस्तों एक तरफ मिस्टर दहिया डर भी रहा है और दूसरी तरफ रिपोर्ट की कोशिश भी कर रहा था कि उसकी बेटी को इंसाफ मिल सके। तभी एक सीनियर ऑफिसर अंदर से बाहर आता है और वो पूछता है उसके हस्बैंड का नाम, और वो बता देती है कि वो मशहूर कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर दहिया की वाइफ है। तब वो बोलता है कि आपका ध्यान रखा जाएगा और आपकी कंप्लेंट अभी की अभी लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मिसेस दहिया बोलती है कि हम कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए हैं, हम उस बाबा के खिलाफ FIR लिखवाने आए हैं। लेकिन जब वो मना कर देता है तो उसके मदर और बेटी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर उजागर का फ्रेंड उसे फ़ोन करता है और बताता है कि मिसेस दहिया के साथ बहुत ही ज़्यादा जाती हो रही है और उस फैमिली को किसी तरीके से बचा लो। जिसके बाद उजागर मिसेस दहिया के पास जाता है और उनके घर पर जाकर पूरी रिपोर्ट पूछता है, और जब वो पूछता है कि मिस्टर दहिया कहाँ है, तो वो बोलती है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्हें पुलिस यहाँ से उठाकर ले गई है। यानी पुलिस यहाँ पर मिस्टर दहिया को पूछताछ के लिए अपने पास लेके आ गई है, ताकि वो मिस्टर दहिया को कन्विंस कर सके। यानी एक तरीके से यहाँ पे फोर्सफुली कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मिस्टर दहिया अपना मुँह ना खोले। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उजागर को, जो पुलिस थाना वसंतपुर में आकर एक 0 FIR लिखवाने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ दहिया फैमिली की रिपोर्ट लिखाई जा सके। उजागर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और वो किसी तरीके से कन्विंस करने में कामयाब हो भी जाता है। कोमल को एक लेडी कांस्टेबल मिल जाती है, जो उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से लिखना शुरू करती है और वो बोलती है कि मुझे शुरू से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। और कोमल उस दिन के सभी काले राज खोल देती है कि उस जानवर ने उस दिन उसके साथ क्या दरिंदगी की थी। कोमल बताती है कि वो एक सोफे पे बैठा हुआ था जिसे उसने अपने पास बुलाया। जिसके बाद वो बोलता है कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। जिसके बाद बाबा ने उसे हाथ लगाया और उसके छाती पर हाथ लगाकर उसे दबाने लगा। जिसके बाद बाबा ने कोमल के कपड़े उतारे और अपने भी कपड़े उतारकर कोमल के सामने खड़ा। लेडी कांस्टेबल यहाँ कोमल से पूछती है कि क्या बाबा ने तुम्हारा टॉप उतारने के बाद तुम्हारी पैंट भी उतारी थी, तो कोमल मना कर देती है। तब लेडी कांस्टेबल बोलती है कि अगर तुम्हारी पैंट नहीं उतारी तो तुम्हारे साथ गंदा काम कैसे हुआ है। लेकिन वो बोलती है कि उसने मेरा मुँह लेकर अपनी टांगों के बीच में रखा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका मन नहीं भर गया। यानी दोस्तों एक तरीके से उसके साथ वही गंदा काम हुआ था जिससे वो डर रही थी। यहाँ पर उसे शारीरिक शोषण किया गया था और उसे सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया गया था, और इस चीज़ की रिपोर्ट अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी थी। और कोमल इस चीज़ को बताने के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे लेडी कांस्टेबल किसी तरीके से संभालने की कोशिश कर रही है। लेडी कांस्टेबल यहाँ कोमल को बाहर लेकर आ जाती है और कोमल अपनी बहादुरी की रिपोर्ट लिखवाते हुए यहाँ पर कंफर्म हो जाता है और पुलिस इस ऑफिसर किसी तरीके से 0 FIR लिखने के लिए राजी हो जाता है। और वो बोलता है कि मैं अभी इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। वहीं उजागर भी बोलता है कि तू इस पर भाई एक्शन मत ले, लेकिन इसे किसी तरीके से नोट ज़रूर कर दे। लेकिन इंस्पेक्टर डर भी रहा है और वो बोलता है कि हमारी जान खतरे में है और
हमें कुछ भी हो सकता है अगर हमने कोई भी एक्शन लिया। उजागर बोलता है कि मैं इस चीज़ को जाके कंफर्म कर देता हूँ ताकि यहाँ पर कोमल की टेस्टिमनी कंफर्म हो जाए कि वो जहाँ पर गई थी उस चीज़ की लोकेशन, उस जगह का माहौल उसी तरीके का है। कोमल ने जैसे जैसे बताया था कि वहाँ पर एक सोफ़ा है और यहाँ पर एक बेड भी है, उसी तरीके की लोकेशन होती है और अब इस चीज़ का वीडियो भी उजागर ने बना लिया है। यानी दोस्तों एक तरीके से डबल कंफर्मेशन हो गई है, कोमल जो बोल रही है वो 100% सच। मिसेस दहिया की वाइफ अपनी बेटी कोमल को लेकर रिपोर्ट लिखवाने चली गई थी और इस एफआईआर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को नहीं थी, इसलिए सीनियर ऑफिसर यहाँ सॉरी बोलने के लिए आया है और वो बोलता है कि मुझे एक और मौका दो, मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा। लेकिन भोपा स्वामी बोलता है कि तुम्हें अब और मौका नहीं दिया जाए और मैं चाहूँगा कि तुम्हारी शक्ल दोबारा मुझे यहाँ देखनी ना पड़े। इसके बाद अब एक नया ऑफिसर आने वाला है जिसका नाम बलवंत सिन्हा है, जो पहले से भी और भी ज़्यादा कमीना है। अगर आप सोच रहे हैं कि दहिया परिवार के साथ बुरा हो रहा है तो दोस्तों वेट करो, यानी और बुरा होने वाला है। मिस्टर दहिया के पास फ़ोन आता है और लोन की रकम चुकाने के लिए उन्हें सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया जाता है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रोड बनाने के लिए ली थी। मिस्टर दहिया बोलता है कि वो इतनी जल्दी नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बाहर पुलिस आ जाती है और अपने ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर रिकवरी का एक नोट लगा देती है कि दहिया अगर इस पैसे को वापस नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लीन कर दिया जाएगा, यानी उसे होल्ड पर डाल दिया जाएगा, जैसे वो बेच भी नहीं सकता और गवर्नमेंट उसे अपना कब्जा कर लेगी। दहिया परिवार को चारों तरफ से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर उजागर का दोस्त उसे फ़ोन करता है और बोलता है कि दहिया फैमिली के पास जाओ वरना वो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उजागर नताशा को लेकर यहाँ दहिया से मिलने के लिए जाता है और उसे थोड़ी हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन दहिया बोलता है कि तुमने तो बोला था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी और हम रोड पर आ गए। यहाँ पर नताशा फ़ोन करती है पुलिस हेडक्वार्टर में और बोलती है कि मुझे सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। तब उसे पता लगता है कि सीनियर ऑफिसर की यहाँ पर छुट्टी हो गई है, अब कोई और ऑफिसर यहाँ पर आ गया। इसी बीच बाबा निराला का फ़ोन आता है मिस्टर दहिया के पास और दहिया को बोलता है कि जब मैंने तुझे 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है तब मैंने तुझे अपना माना था और तेरी भी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ मेरी हैं, तो इसमें झगड़ा कैसा, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा। बाबा यहाँ दहिया को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। नताशा और उजागर यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं आखिर सीनियर ऑफिसर कौन है। सीनियर ऑफिसर दोस्तों को और कोई नहीं बलवंत सिन्हा है, जो कि यहाँ पर नताशा का एक्स हस्बैंड है। जैसे यहाँ पर उजागर सैल्यूट करता है, यानी उस उजागर से बहुत ही ज़्यादा सीनियर है। उजागर के बारे में उसे सब कुछ पता है और नताशा से वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे से मिलने आई। नताशा को वो जलील करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम आज भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, लेकिन तुम्हारे से कुछ भी नहीं होने वाला है। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो यहाँ पर एक फ़ोन पर कुछ पिक्चर दिखाता है, जिसे नताशा देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसमें कुछ और नहीं, यहाँ पर पूरी फैमिली ने यहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर लिया था और ये फैमिली कोई और नहीं दहिया की फैमिली ही थी। यानी अब कंप्लेंट करने वाला ही नहीं बचा तो दोस्तों सजा किसको मिली। पूरे परिवार ने यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस किया था क्योंकि उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। जो लेटर दोस्तों यहाँ पर सीनियर ऑफिसर बलवंत सिन्हा को मिल जाता है और वो जाकर सीधा भोपा स्वामी को दे देता है। भोपा स्वामी उसे पढ़ता है और भोपा स्वामी को पता लग जाता है कि ये सच बाहर आ जाता तो बाबा निराला की जो इमेज बनी हुई है वो रातों रात पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। जिसके बाद बलवंत सिन्हा यहाँ पर भोपा स्वामी का एक लॉयल ऑफिसर बन जाता है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 4 यहीं डी एंड हो जाता है। एपिसोड 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है जिसका नाम है सोनिया, जो यहाँ पर सपने देखती है और उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बाबा को भगवान बनाने का। दोस्तों एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर सोनिया को दिखाया जाता है जो फॉरेन से वापस आई है और यहाँ पर हुकुम सिंह की दोस्त है, जो हुकुम सिंह के साथ कॉलेज टाइम में पढ़ा करती थी और यूनिवर्सिटी के यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हुकुम सिंह को बोलती है कि मैं तुम्हारी इस स्टेट को पूरी तरह से चेंज करने वाली हूँ और अब मैं इस स्टेट को उस मुकाम पर लेकर जाऊँगी जो ये मुकाम डिज़र्व करता है। हुकुम सिंह उसकी इस एक्साइटमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसे अब पता लग गया है कि सोनिया अब पूरी तरीके से इस स्टेट को एक नया लुक दे देगी। अपने एक्स हस्बैंड से जलील होने के बाद नताशा एक लेटर लिखती है उजागर को और बोलती है कि अब मैं जाने वाली हूँ यहाँ से, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर समझ रही थी और उजागर को भी कमज़ोर कर रही थी। इसलिए वो अपनी मेड को एक लेटर दे देती है ताकि वो जाकर उजागर को दे दे। अब वो कहाँ गई है ये किसी को भी नहीं पता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उजागर के दोस्त को जो उससे मिलने के लिए आया है और उजागर यहाँ पर दोस्तों गम की पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उसका लव इंटरेस्ट डॉक्टर नताशा इस स्टेट से चली गई है।
जो बिल्कुल भी बताकर नहीं गई है कि वो कहाँ पर गई है। उजागर अपने दोस्त से बोलता है कि जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चली जाती है। इसी बीच एक कॉल आता है और उजागर के दोस्त अपना फ़ोन उठाता है, जिसमें दोस्तों किसी और का नहीं, उजागर की सिस्टर का ही उसे कॉल आया है, जो उजागर से बात करना चाहती है क्योंकि उजागर ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ। उजागर की सिस्टर उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे सन नहीं रहे हो, लेकिन पिताजी तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हें लौटकर वापस आ जाना चाहिए क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया है। अब इस चीज़ की एक पार्टी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्लोबल इमेज नाम से एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर सोनिया ने तैयार की है और इस सिटी को पूरी तरह से चेंज करने के लिए उसके पास बहुत सारे प्लान हैं। यहाँ पर हर किसी को रोज़गार मिलेगा और पूरी तरीके से डिजिटल मार्केट बना दी जाएगी। तभी यहाँ पर एक एमएलए उठता है और बोलता है कि मैडम आपको ये प्रेजेंटेशन एक बार दोबारा से देनी होगी, और वो भी यहाँ पर नहीं कहीं और। यानी एक तरीके से वो हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और तुम्हें ये प्रेजेंटेशन बाबा निराला को देनी होगी। और जब ये सोनिया को पता लगता है तो उसे बहुत ही फुलिश फील होता है कि वो कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो किसी ऐसे आदमी के लिए काम कर रही थी जो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है अपनी स्टेट के लिए खुद डिसीजन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर हुकुम सिंह उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, जैसे मेरी कैबिनेट बन जाएगी मैं उसे लात मारकर बाहर निकाल दूंगा और बाबा का कंट्रोल मेरे ऊपर से पूरी तरह से हट जाएगा। सोनिया बोलती है कि अब इसको मेरी तरह से मुझे हैंडल करने दो। जिसके बाद सोनिया का हम पूरी तरह से मेकओवर देखते हैं और सोनिया यहाँ पर पूरी तरह से डिवोशनल मोड में आकर बाबा के दरबार में पहुँच जाती है। नाचते गाते हुए बाबा के दरबार में पहुँचकर वो बाबा के आगे डांस करने लगती है और बाबा के पैरों में गिर जाती है। जिसके बाद जब वो उठती है तो बाबा को वो बाबा निराला की जगह भगवान नज़र आने लगते हैं और ये भगवान वाली बात बाबा निराला को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो सोनिया को देखते देखते उसकी ठरक जाग जाती है और वो लोग जो उसके आसपास खड़े होते हैं वो बाबा निराला को भगवान निराला कहने लगते हैं। यानी बाबा निराला जो करना चाहता था वो किसी और ने नहीं, सोनिया ने आकर कर दिया था। अब बाबा निराला को लोग भगवान की तरह देखने लगे और चारों तरफ भगवान भगवान कहकर जय जयकार होने लगे। बाबा सोनिया की बातों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है और बोलता है सोनिया का ध्यान रखने के लिए ताकि उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। यानी सोनिया ने भी एक तरीके से बाबा की कमजोरी भांप ली थी और वो कुछ और नहीं, एक सुंदर लड़की है जिसे देखते ही बाबा की जीप लपलपाने लगती है। सोनिया को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर सभी साध्वी उसका ध्यान रख रही है। जिसके बाद माँ बबीता आती है और यहाँ पर सोनिया से पूछती है तो तुम कुंवारी हो। यहाँ पर सोनिया बोलती है कि हाँ मैं कुंवारी हूँ और बोलती है कि बाबा के बारे में तुम्हें कैसे पता लगा। तब वो बोलती है कि बाबा तो अंतर्यामी है, उनके बारे में पता करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। बाबा निराला अपना सत्संग खत्म करने के बाद यहाँ पर सोनिया से मिलने के लिए आते हैं, जिसमें बीच में उनकी मुलाकात हो जाती है बबीता से और बबीता बताती है कि जैसा आपने बताया था कि रेवेन्यू मिनिस्ट्री के लिए 75 करोड़ रुपये देने होंगे तो उसे देने के लिए यहाँ पर दिलावर तैयार हो गया और दिलावर अपने साथ यहाँ पर सूटकेस भी लेकर आया जो पैसों से भरे हुए हैं। यानी एक तरीके से बाबा का दिल जीतने के लिए यहाँ पर बबीता ने हर वो चीज़ कर दी थी जिससे बाबा उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। और आगे अब बाबा यहाँ पर सोनिया के पास जाता है और सोनिया को समझाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हो और तुम्हें जो मेरे अंदर दिखा है वो तुम्हें दुनिया को दिखाना है। सोनिया बाबा से कहती है भगवान वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो, मैं आपके अंदर के बाबा को निकाल कर बाहर रख दूँगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हुकुम सिंह भी पहुँच जाता है और हुकुम सिंह अपना आइडिया शेयर करते हुए बोलता है कि नताशा आपकी इमेज को बहुत ही आगे पहुँचाएगी और अब आपका आश्रम यहाँ से इंटरनेशनल होने वाला है और सोनिया आपको बाबा निराला से भगवान निराला बनाकर ही छोड़ेगी। उजागर जो पिता के नाराज होने की वजह से कई सालों से घर पर नहीं आया था और आज पिता के रिटायरमेंट के दिन वो घर पर वापस आ गया है और सिस्टर के कहने की वजह से ही ये हुआ है और पिता को खुश देखकर वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और पिता से जाकर मिलता है और बोलता है कि पिताजी मैं वो तो नहीं बन पाया जो आप मुझे बनाना चाहते थे, लेकिन मैं आपका अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तब यहाँ पर उजागर के फादर बोलते हैं तुम मेरे एक अच्छे बेटे हो और तुम जो भी बने हो अपनी काबिलियत से मुझे उस पर गर्व है। जिसके बाद यहाँ पर उजागर को उसके फादर गले लगा लेते हैं और उजागर जाकर मिलता है अपने भाई से और भाई उसका दिल्ली पुलिस में एक सीनियर ऑफिसर जो उजागर को बोलता है कि तेरी IB में मैंने बात कर ली, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में अब तुझे स्टेट की नौकरी नहीं करनी है, तुझे अगर कुछ चीज़ करनी है तो तू IB के दायरे में रहकर ही करेगा। जिसके बाद IB में उसका इंटरव्यू कराया जाता है और सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए उसे भेजा जा रहा है और वो देखता है वहाँ बाबा निराला की पहले से पूजा की जा रही है और उसे लगता है कि अब बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है क्योंकि अब वो किसी स्टेट के अंडर में नहीं है। लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब बाबा की पूजा करते हुए सीनियर ऑफिसर उसे
दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे बोला जाता है सीनियर ऑफिसर के थ्रू, हम बाबा की पूजा ज़रूर करते हैं लेकिन हम इस चीज़ के लिए एक्शन लेने को पूरी तरह से तैयार हैं ताकि हम पर कोई शक ना कर सके और हम अंदर ही अंदर अपना काम करते हैं। जिसमें हमारे कुछ लोग भी वहाँ पर आश्रम में हैं जो बाबा के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। यानी सीनियर ऑफिसर का बाबा की पूजा करना सिर्फ एक दिखावा है और वो बाबा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसा ही होना चाहिए जिसमें किसी को भी कोई शक। नेक्स्ट सीन में हमें हैरी आहूजा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर भोपा सिंह से मिलने के लिए आया ताकि उन्हें अपना प्लान बनाकर बता सके और ताकि उनकी इमेज को और उनके बिजनेस को इंटरनेशनली पहुँचाया जा सके। और वो बिजनेस और कोई नहीं यानी नशे का बिजनेस। हैरी बताता है कि हम फार्मास्यूटिकल की आड़ में इस नशे के बिजनेस को इंटरनेशनली पहुंचा सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो विदेशों में इस माल वेट कर रहे हैं। उनके सभी से यहाँ पर टीम मीटिंग कराई जाती है और मीटिंग से यहाँ पर भोपा स्वामी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब बाबा को लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं नेशनल आइकन से अब एक ग्लोबल आइकन बनने जा रहा है और सोनिया ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है। वो पूरी तरीके से बाबा को एक ग्लोबल आइकन बनाकर, सोनिया बाबा की कमजोरी जान गई थी इसलिए वो बाबा के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लेती है और बाबा के साथ वो इतना सेंसुअस डांस करती है यानी कामुक डांस कि बाबा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बाबा किसी तरीके से यहाँ पर सोनिया को पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि सोनिया उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाए। यानी सोनिया ने एक तरीके से यहाँ पर मम्मी की कमी पूरी कर दी थी जो अब यहाँ पर बाबा पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लेती है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं डी एंड हो जाता है और एपिसोड 6 देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब बाबा निराला भगवान निराला बनने जा रहा है जिसे दिखाना सोनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और जो दिखाती है तो सभी की आंखें खुली की खुली रहे। दोस्तों अगर आपको आश्रम सीरीज अच्छी लगी और बॉबी देओल की एक्टिंग से आप इंप्रेस हैं और उन्हें एक अच्छा एक्टर मानते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आपके इस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।